कुछ प्रॉब्लम है, आई मीन 1NF नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट से लेके 5th तक में किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहें आप तो पूछें, अदरवाइज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, केवल 9 लोग ऐड हैं अभी, मॉर्निंग नहीं हुई है अभी सबकी। आज उसी को केवल अटेंडेंस मिलेगी जो 9:10 से पहले आ जाएगा, क्या 9:05 कर लेते हैं, 9:05 से पहले जो आ जाएगा उसी को अटेंडेंस मिलेगी, बाकी जो आएंगे उनको किसी को अटेंडेंस नहीं मिलेगी। घर से भी फर्स्ट क्लास में लेट हो रहे हैं, मतलब हद हो गई है। घर से फर्स्ट क्लास में लेट होने का क्या मतलब? या तो 9 बजे तक सो ही रहे हो। अली, आज बहुत दिन के बाद तुम रिप्लाई की हो, क्लास में रेगुलर हो? मैसेज तुम्हारा बहुत दिन के बाद दिख रहा है। माइक ऑन कर जरा। ये 15 बच्चे ऐड हुए हैं अभी, 9:02-3 हो गए। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने थर्ड यूनिट में क्या क्या पढ़ लिया है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शनल डिपेंडेंसी को समझा था। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ये था कि जब अगर एक कॉलम में वैल्यू को हम रिपीट करें और उसके करस्पॉन्डिंगली किसी और कॉलम में वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम ये बोलते थे कि एक्स कॉलम वाई को डिटरमाइन कर रहा है। यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी थी। फंक्शनल डिपेंडेंसी के बाद हम लोगों ने जो समझा था वो था हमारा आर्मस्ट्रांग रूल। आर्मस्ट्रांग रूल में हमने 6 रूल समझे थे, 3 मेन रूल थे, उस 3 उसके इन्फेरेंस करके हमने लोगों ने निकाले थे। 6 जो रूल थे वो आपके, एक था रिफ्लेक्सिव, एक था आपका ऑगमेंटेशन, थर्ड वन वाज योर ट्रांजिटिविटी, एक यूनियन था, एक डिकम्पोजिशन था और उसके अलावा एक सूडो ट्रांजिटिविटी था। आर्मस्ट्रांग रूल को अप्लाई करके हम लोगों ने समझा था, आर्मस्ट्रांग रूल को अप्लाई करके, कि कैसे हम लोग क्लोजर फाइंड आउट करते हैं। मतलब एक एलिमेंट का या एक एट्रीब्यूट का या किसी सेट ऑफ एट्रीब्यूट का हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं क्लोजर। और जब क्लोजर फाइंड आउट करना हम लोग सीख गए थे तो उसके बाद हम लोग ये डिसाइड करना सीख गए थे कि कैंडिडेट की को कैसे फाइंड आउट करते हैं। कैंडिडेट की फाइंड आउट करने के लिए जिन लोगों को नहीं याद, और एक छोटी सी बात मेरी, इसेंशियल एट्रीब्यूट पता करते हैं और इसेंशियल एट्रीब्यूट
पता करने के बाद फिर आगे हम लोग प्रोसेस करते हैं। हेलो, तो नाटक शुरू। ओके, आवाज आ रही है? हेलो, ऑडिबल है ना? तो क्लोजर फाइंड आउट करने के बाद हम लोगों ने कैंडिडेट की को फाइंड आउट करना सीखा था। कैंडिडेट की फाइंड आउट करने का जो तरीका था हमारा, वो ये था कि सबसे पहले हम लोग इसेंशियल को उठाते थे। ध्यान से सुनते रहिए ताकि चीजें रिकॉल हो जाए। कहानी की तरह याद रहेंगी तो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज फिर भूलने लगेंगे। ठीक, जब आप कैंडिडेट की पता कर लेते हैं, कैंडिडेट की पता करते हैं इसेंशियल से, इसेंशियल निकाल के सबसे पहले चेक करेंगे भी एट्रीब्यूट है सबको फंक्शनली डिटरमाइन कर पा रहा है। अगर फंक्शनली डिटरमाइन कर लेता है तो हम ये बोलते हैं कि इसेंशियल ही हमारा क्या होगा, इसेंशियल ही हमारा कैंडिडेट की होगा, खत्म। और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जितने एलिमेंट बच रहे हैं, जितने एट्रीब्यूट बच रहे हैं, उनको बारी बारी से एक एक हम उसके साथ ऐड करके फिर चेक करते हैं। सबसे पहले एक एक को ऐड करके चेक करते हैं, फिर उसके बाद अगर ऐसा नहीं होता है तो उसके बाद दो दो एलिमेंट को ऐड करके चेक करते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि अगर कोई कैंडिडेट की बन गए तो वो हम उसको अलग कर लें। मतलब ऐसा ना हो कि हम सुपर की को भी कैंडिडेट की कह रहे हैं। आपने देखा था ये बात। कैंडिडेट की पता करने के बाद, कैंडिडेट की को पता करने के बाद हम चले गए थे नॉर्मलाइजेशन में। ठीक, नॉर्मलाइजेशन में जाने पर हम लोगों ने ये देखा था कि हमारे पास 5 तरह की नॉर्मल फॉर्म थी। फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, बीसीएनएफ, फोर्थ एनएफ और फिफ्थ एनएफ। तो टोटल 6 कह सकते हैं। हमारे पास 6 नॉर्मल फॉर्म थी। सबसे पहली नॉर्मल फॉर्म में हमने समझा था कि वैल्यू एटॉमिक नहीं होनी चाहिए। सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हमने ये समझा कि पहले तो 1 एनएफ में हो, दूसरा कैंडिडेट की पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। मतलब नॉन प्राइम जो है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, वो कैंडिडेट की पे फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंट होगा। थर्ड हम लोगों ने समझा था कि आपका सेकंड एनएफ में होना चाहिए और इसके साथ साथ कोई भी नॉन प्राइम ट्रांजिटिवली नहीं डिपेंड होना चाहिए प्राइम कैंडिडेट की पे। ट्रांजिटिवली नहीं डिपेंड होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि डायरेक्टली डिपेंडेंट होना चाहिए कैंडिडेट की पे। इसका ये मतलब हुआ कि नॉन प्राइम के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ये हो गया हमारा 3NF। BCNF क्या कहता है? BCNF कहता है कि आपका अगर अल्फा टू बीटा कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी है तो या तो ये ट्रिवियल हो, और दूसरा केस क्या था? दूसरा केस ये था कि अल्फा को हमेशा कैंडिडेट की, कम से कम कैंडिडेट की होना चाहिए। 4NF यहां तक पढ़ा हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने पढ़ा 5th NF, 4NF में हम लोगों ने समझा कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी क्या थी? मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी का यह मतलब था कि अगर 3 कॉलम है जिसमें से 2 मल्टी वैल्यू टाइप के हैं और अगर वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं, उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो वहां पर मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी होती है। तो हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी टेबल में ऐसी डिपेंडेंसी ना हो, उसको हम रिमूव करते हैं। तो ये 4th NF हो गया। 5th NF आपसे ये कहता है, 5th NF आपसे ये कहता है, ध्यान से सुनिए, और इतनी सारी बात में जिसको जो भी बात नहीं रिकॉल हो रही है वो बताए तो हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। 4th और 5th यूनिट को इतनी बहुत बड़ी नहीं है तो उसमें ज्यादा टाइम हम लोग को लगेगा नहीं, इसलिए इस पे हम लोग अच्छे से टाइम ले सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपसे ये बात कही थी कि सेकेंड एंड थर्ड यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर DBMS। और इसके बाद जो थोड़ा और इम्पोर्टेंट है वो है आपका ट्रांजैक्शन। तो कह सकते हो कि 50% जो इंपॉर्टेंस है वो सेकंड और थर्ड यूनिट है, 25% इंपॉर्टेंस जो है वो आपकी 4th यूनिट है, और बाकी के जो फर्स्ट और लास्ट यूनिट है, मतलब इसेंशियल तो बहुत है वो, बट मेन जो बात कहें वो नी 3 यूनिट से आपसे पूछा जाता है हर जगह। ठीक, चलो अब बात हम लोग पढ़ रहे थे 5th NF। तो 5th NF में क्या है? 5th NF में ये बात कहते हैं कि जो टेबल है वो अगर आगे फर्दर डिकम्पोज हो सकती है, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अगर वो लॉसलेस मैनर में आगे डिकम्पोज हो सकती है एक टेबल, तो हम ये बोलते हैं क्या कि टेबल अभी 5th नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं जो बता रहा हूं
एक बार उसको बेसिस करिए। मैं कह रहा हूं आपसे कि फिफ्थ एनएफ में तब होगी टेबल जब वो आगे फर्दर लॉसलेस डिकम्पोज नहीं हो सकती। मतलब अगर हम उसको कर सकते हैं, लॉसलेस डिकम्पोज कर सकते हैं, तो हम ये बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि भाई साहब देखिए अभी फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं आया है। ठीक है, इस तरह कहानी की तरह दिमाग में रहेगा तो सब कुछ आपको पूरा का पूरा सब याद है। ठीक है, जहां से चले थे और अभी हम लोग जहां तक पहुंचे हैं, फिफ्थ एनएफ सब याद हो गया। इसके बाद अगर जो मैंने लॉसलेस और लॉसी ये टर्म ले आया, तो मैंने आपको बताया कि लॉसलेस और लॉसी कब होता है, अगर आप दो टेबल में ब्रेक करते हैं किसी एक टेबल को, तो लॉसी होने की या लॉसलेस होने की तीन कंडीशन है। तीनों कंडीशन क्या है कि आपका सारा यूनियन मिला के सारे आपके कॉलम मिल जाने चाहिए, दोनों टेबल जिसमें आपने ब्रेक किए दोनों के बीच में कुछ कॉमन होना चाहिए, और कॉमन या तो टेबल 1 का या तो टेबल 2 का या तो टेबल 3 का प्राइमरी की होना चाहिए। इतनी बातों में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग आगे चलेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, एक कुछ असाइनमेंट भेजा था कल, कितने लोगों ने कर लिया? आंसर आ गया सब? आंसर आ गया? ओके, ये 2 लोगों ने बताया आंसर आ गया। और नो डाउट। अच्छा, और बताएं भाई। मेघा, बाकी लोग जो गुड मॉर्निंग कर रहे थे वो भी बताएं। हम बता दो, दिव्यांश, सब लोग बताइए भाई। क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो अच्छी बात है। तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द टॉपिक विच इज, अभी इसका हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसके लिए परेशान मत होना। मैं इसलिए ये कर रहा हूँ, मतलब हम लोग थोड़ा थोड़ा समझ के आगे बढ़ जा रहे हैं, ताकि आप लोग अगर जो छुट्टी हो 2-3 दिन की, तो कुछ अपने से पढ़ने की, कुछ अपने से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं आएगा तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वैसे अगर टाइम रहा तो मैं वो सारी पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगा जो आपसे पूछे जा सकते हैं, नॉट ओनली इन दी योर AKTU एग्जामिनेशन, बट इन योर इंटरव्यूज और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखिए जरा सा, हम लोग एक टर्म समझ रहे हैं, ये भी एग्जाम में आता है और बहुत श्योर आता है, 5-10 नंबर में, कभी 10 नंबर में, कभी 5 नंबर में। तो इस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। बहुत इजी है, मैंने पहले ही कहा है कि DBMS में हर चीज बहुत लॉजिकल है, तो आपको ज्यादा दिमाग उस तरह से नहीं लगाना। चीजें लॉजिकल नहीं होती हैं तब हम लोग को डिपेंडेंसी ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पे चीजें एक दूसरे से बहुत स्मूथली कनेक्टेड है, तो आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। और एक सेट फॉर्मूला है कि ये करते चले जाओ तो आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे सब्जेक्ट्स में हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात ये डिस्कस करनी थी, 1-2 दिन से प्लान था, लेकिन नेट खराब था, इसलिए मैंने डिस्कस किया नहीं। आई थिंक सब लोग जग गए हैं और सुन रहे हैं बात को, तो मैं इस बात को करूं। बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 लोगों ने कितने बच्चों की क्लास में रिस्पॉन्स दिया? 31। बाकी लोग कोई मतलब नहीं है, लगा के चले गए हेडफोन, आई थिंक ऑन करके क्लास। सही तरीका नहीं है इसे। चलो कोई बात नहीं है। सो बात ये है बेटा कि अभी आप जो एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो डा, ठीक है, तो डा में तो आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे हो सर्चिंग सॉर्टिंग, लास्ट में उसमें आता है तो तुम देखो कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में तुम्हारे पास कुछ वहां पर टॉपिक्स हैं, जैसे कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, ध्यान से सुनिएगा, और ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। ये सारी प्रॉब्लम वो है जो डायनेमिक अप्रोच से सॉल्व की जाती है। डायनेमिक अप्रोच कहने का ये मतलब है कि आप सारी पॉसिबिलिटी तो तलाश करते हो, ध्यान से सुनना, बट उसमें से आप क्या करते हो, जैसे कुछ कुछ रिजल्ट आपके इंटरमीडिएट आप स्टोर कर लेते हो, तो हर बार आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ता। मेरे कहने का मतलब है कि जितने भी अब एग्जाम हो रहे हैं इस समय, जिसमें भी कोडिंग पूछता है, चाहे वो एनक्यूटी का एडवांस लेवल हो या अभी आप देख रहे हैं ये इन्फोसिस का, मोस्टली हर आपके एग्जाम में अब कोडिंग का पार्ट ये आने लगा है। ठीक है, इवन एनक्यूटी के बाद TCS के या विप्रो के कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें पूरे दिन में 3 क्वेश्चन सॉल्व करके सबमिट करना होता है। ठीक, उन सारे एग्जाम्स में डायनेमिक प्रोग्रामिंग ही पूछा जाएगा, मतलब वो डायरेक्टली तुमसे नहीं पूछेगा। बात को समझिएगा, क्वेश्चन इस तरह से नैरेट किया जाएगा कि वो उनमें से किसी एक अप्रोच, मतलब उनमें से जिनका प्रोग्राम बन चुका है,
उस प्रोग्राम में से किसी एक अप्रोच से वो क्वेश्चन सॉल्व होगा। मेरी बात समझिएगा। जैसे हम लोग ये जो मैं नाम ले रहा हूँ, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, या ये जितने भी प्रॉब्लम है इनका एक सॉल्यूशन लिखा गया है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ऐसे नरेट करके दिया जाएगा जिसका सॉल्यूशन इनके ऊपर बेस्ड होगा। आपको अगर ये चीजें रिकॉल हो जाएंगी प्रॉपर कि हाँ इस एल्गोरिथम में ऐसे हुआ था, तो आप उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम होगी। देखो मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि पहले आज से 8-10 साल पहले चीजें पूछी जाती थी सी से, फिर पूछा जाने लगा सर्चिंग, शॉर्टिंग और डीएस से। लेकिन अब जो ट्रेंड आ रहा है उसमें सब जगह डायनेमिक प्रोग्रामिंग और डा की ही बातें की जाती हैं बेटा। तो अगर डा अच्छे से पढ़ोगे तो कोई बात बन पाएगी, नहीं तो बहुत दिक्कत है। मतलब आपको फ्रेशर लेवल पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर कोडिंग पूछी जाती है तो उसमें बहुत ज्यादा पूछी जा रही है। मतलब अगर सी के बारे में बात की जा रही है, वैसे भी वो पाइथन से भी इंप्लीमेंट करने को यही कहते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, क्योंकि अभी आप पढ़ रहे हो और आई थिंक अभी आपके पास टाइम भी बहुत है। घर से बैठ के कुल 4 घंटे क्लास अटेंड कर लेना, उसके बाद कुछ ज्यादा काम है नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप इन सब चीजों पे अपने से भी थोड़ा सा करिए, क्लास के साथ चल रहे हैं थोड़ा सा और एडवांस चलिए, ताकि आप इसको जल्दी से जल्दी करके एटलीस्ट 1-2 बार रिवीजन कर लें, तो फिर आप सेफ साइड हो सकते हैं, ठीक है। मतलब पढ़ने का केवल ये मतलब थोड़ी होता है कि एक बार पढ़ लिए तो हाँ हो गया। किसी को अपने आप को नहीं बेवकूफ बनाना ना। पढ़ने का ये मतलब है कि आप उसको 1-2 बार कम से कम रिवाइज भी कर लें, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं कैनोनिकल कवर फाइंड आउट करना, या क्या है ये कैनोनिकल कवर। तो देखिए कैनोनिकल कवर आपको ये सॉल्व करने के लिए आपके एग्जाम में आएगा, जिसमें 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैनोनिकल कवर का ये मतलब है कि जैसे आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी रहती है, जैसे यहाँ पर देखो ये आपको फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है। मैं 1 सेकेंड बता रहा हूँ, ये 7th हो गया और ये 8th। 1 सेकेंड बेटा, इस वन देखो, जैसे तुम्हें ये सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दी रहेगी, ठीक। अब ये सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी में तुम्हें ये पता करना है, मैं सारी बातें आपको बस समझा रहा हूँ, जो लिखा है वो उसमें वही सब लिखा है। इसमें आपको ये पता करना है बेटा कि कौन सी ऐसी डिपेंडेंसी है जो बेवजह लिखी गई है। मतलब क्या कोई रिपीटिशन ऑफ डिपेंडेंसी तो नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। तो अब जैसे रिपीटिशन का क्या मतलब है, ये बात समझ लो। जैसे मान लो एक्स है, एक्स डिटरमाइन कर रहा है वाई को। लेट अस सपोज, इसको मैं हटा ही दूं, ओके। लेट अस सपोज x इज डिटरमाइनिंग टू व्हाट, y, ठीक। और दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि y इज डिटरमाइनिंग टू z, ठीक। y इज डिटरमाइनिंग टू z। तो हम आराम से ये बात समझ सकते हैं, तो हमको इसमें एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या नहीं लिखने की जरूरत है कि x इज डिटरमाइनिंग टू z। ये जो बात यहां पर लिखी गई, मान लो तुमको एक सेट ऑफ रिलेशन दे के और तुमको ये 3 डिपेंडेंसी दी गई, तो तुम देखते ही समझ जा रहे हो क्या कि यार इन दोनों से तो हमको ये भी बात पता चल रही है कि x डिटरमाइन y को कर रहा है, y डिटरमाइन z को कर रहा है। सो बट ऑब्वियस है कि x भी डिटरमाइन करेगा z को। ये हमको क्लियर है। तो मतलब ये यहाँ पर सरप्लस है, तो हमको इसको यहाँ से हटाना है। बिल्कुल यही बात होती है कैनोनिकल कवर। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो आपको सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दिया रहेगा, उस सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी में आपको क्या करना है, आपको मिनिमम सेट ऑफ डिपेंडेंसी पे लाना है। उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैनोनिकल कवर। आई थिंक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कैनोनिकल कवर कैसे फाइंड आउट करते हैं, या इसी को हम लोग इररिड्यूसिबल फॉर्म भी बोलते हैं। मतलब अब इससे ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इररिड्यूसिबल फॉर्म। आओ देखो जो मैं बोल रहा हूं क्या वही बात लिखी है, तो आप देखेंगे कैनोनिकल कवर इज सिंप्लीफाइड एंड reduced version of the given functional dependencies whose closure is exactly same as that of the closure of given set of functional dependency। मतलब आपको एक फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट दे दिया गया, आपने उसको रिड्यूस किया और फिर से सब लोगों का क्लोजर निकाला। तो क्लोजर निकाल के हमको क्या पता चल रहा है, क्लोजर निकाल के हमको पता चल रहा है कि अरे ये तो वही क्लोजर आ रहा है जो पहले वाले का था। मतलब कुछ लोग उसमें फालतू हैं, कौन फालतू है उसको उठा के बाहर कर देना है, बस इतना सा काम करना है। कैनोनिकल कवर को इररिड्यूसिबल सेट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि पहले आपको अगर 10 फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है, आप उसमें से कम करके 6 पे ले आए, तो आपने कुछ रिड्यूस किया। दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड एज इररिड्यूसिबल सेट, कि अब आगे उसको और ज्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते हैं आप। 10 से 6 पे ले आए, अब आगे ज्यादा रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो मिनिमम जो आप लेके आते हैं सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, बात को ध्यान से सुनना बेटा, दैट इज कॉल्ड योर कैनोनिकल कवर और इररिड्यूसिबल फॉर्म और सेट ऑफ द फंक्शनल डिपेंडेंसी। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। सो और अच्छे से देखो, यहाँ पर 2-3 बातें और लिखी हैं। कैनोनिकल कवर इज ऑल्सो कॉल्ड इररिड्यूसिबल सेट एज इट इज
reduced version of the given set functional dependency and it is free from all the unnecessary and extraneous functional dependency. एक्स्ट्रा और जो भी फालतू डिपेंडेंसी उनको हम रिमूव कर देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि if x is determining to y, y is determining to z, so we do not need to write the x is determining to z in the functional dependency set. Okay, so ये करना है. अब जरूरत क्या है? जरूरत यही है भाई कि हम एक्स्ट्रा और फालतू क्यों लिख के कंफ्यूजन बढ़ाएं, बहुत ही प्रेसाइज और कंसाइज लिखें. जितने भी रूल इन्फर होंगे, वैसे तो 6 रूल इन्फर होंगे, तो इससे तो इतना सारा कॉम्बिनेशन बन जाएगा. तो हम केवल काम के लोगों को रखें, जबरदस्ती क्यों रखें? जैसे वही कैंडिडेट की वाली बात है कि हमको कैंडिडेट की पता लगाना है, सुपर की तो है ही है, उसमें 10 एट्रीब्यूट जोड़ दो तो सुपर की तो है ही है वो. ठीक है, मतलब कैंडिडेट की में आप 10 एट्रीब्यूट जोड़ दीजिए तो भी डिटरमाइन कर लेगा. तो हमारा मोटिव क्या है? कम से कम को डिटरमाइन करवाना. क्लियर है भाई? कैनोनिकल कवर क्या है, ये बात समझ में आई आपको? ठीक. अब इसको करने का तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है. ये तरीका आपको समझ में आ जाएगा, मैं इसको गारंटी ले रहा हूं कि बिल्कुल समझ में आ जाएगा. ठीक, यहां तक क्लियर है? आगे चले. कैनोनिकल कवर क्या है? ठीक, क्लियर ही होगा. डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तब मैं उसको डिस्कस कर लूंगा. देखिए, एक बात सबसे पहली इंपॉर्टेंट कि जैसे x डिटरमाइन टू yz, x डिटरमाइन टू yz लिखा है, x इज डिटरमाइनिंग टू yz, तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं क्या? x इज डिटरमाइनिंग टू y एंड x इज डिटरमाइनिंग टू z. इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. मैं अगर ये तो आप लोग को पता है ना कि x डिटरमाइन टू yz लिखा है, तो x डिटरमाइन टू y एंड x डिटरमाइन टू z हम लोग लिख सकते हैं. बट इसके साथ मैंने तुम्हें एक केस और बताया था क्या, कि अगर a b d डिटरमाइन कर रहा है लेट अस सपोज e को, तो हम लोग ये बात अपने मन से नहीं लिख सकते क्या कि a b डिटरमाइन कर लेगा d को. क्यों भैया? हो सकता है वो कैंडिडेट की हो तो कर रहा हो. ये बात मैंने आपको समझाई थी. राइट हैंड साइड वाला हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड वाला बिना, जब तक कंडीशन दी नहीं है, ब्रेक करके नहीं लिख सकते. क्लियर है बात? समझ गए? चलते हैं आगे. तो कंप्यूट कैसे करना है? कंप्यूट करने का तरीका बहुत आसान है, बेहद आसान. देखिए क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई एक ऑफिस है, ठीक है, तो ऑफिस में मान लो 5 लोग काम कर रहे हैं. ध्यान से सुनिएगा बात को, आपको सब समझ में आ जाएगा. 5 लोग अगर काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, किसी टास्क को उन 5 लोग को दिया जाएगा और कहा जाएगा देखो कितने दिन में करते हो. वो लोग 2 दिन में कर लिए. ठीक, फिर अब कहेंगे अच्छा एक आदमी को हटाओ जरा यहाँ से, अब देखो कितने दिन में करते हैं. अगर फिर से टास्क दिया गया और 2 ही दिन में कर रहे हैं सेम टास्क, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई एक आदमी उसमें फालतू है. समझ गए? तो बारी बारी से एक आदमी को हटा के आप चेक करेंगे कि किसके हटने पे रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा. क्या मेरी बात क्लियर है आपको? मैं आपसे बोल रहा हूँ 4 लोग 5 लोग मिलकर किसी एक काम को कर रहे थे, आपने एक काम दिया, वो किसी स्पेसिफाइड टाइम में हो गया, फिर आपने कहा अच्छा एक आदमी को हटाया आपने और चेक किया, मान लो ABCD 4 आदमी है, ठीक, आपने C को हटाया और चेक किया यार फिर से टास्क दे रहे हैं तो उतने टाइम में हो जा रहा है, मतलब C आदमी फालतू वहां पे कुछ कर ही नहीं रहा, तो C को उठा के बाहर करो. समझ गए? क्लियर है ना कंसेप्ट? तो बस यही हम लोग को बात यहां पर करनी है. ठीक है, चलें आगे. चलो फिर देखो, देखिए वही बात लिखी है यहाँ पर, आपको पूरा वो कहानी फॉर्म में लिखा है कि हम लोग को क्या करना है. यहाँ पर केस 1, कंप्यूट द क्लोजर ऑफ लेफ्ट साइड बाय कंसीडरिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी इज प्रेजेंट. वही बात बताई कि 5 लोग जो प्रेजेंट है उनको लेके करना है. फिर कंप्यूट द क्लोजर ऑफ लेफ्ट साइड बाय कंसीडरिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी इज एब्सेंट. ये समझ लें कि वो नहीं है पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो ऐसा करने के केस में अगर रिजल्ट सेम हुआ तो हम लोग क्या बोल देंगे कि उसके होने या ना होने का कोई फायदा नहीं, उठा के उसको बाहर करो, दैट इज नॉन एसेंशियल. क्लियर है? बट अगर देखिए यही बात लिखी है यहाँ पर, इट मींस दैट द प्रेजेंस ऑफ एंड एब्सेंस ऑफ दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी डज नॉट क्रिएट एनी डिफरेंस. ओके, और इसलिए वो नॉन एसेंशियल है, तो उसको उठा के बाहर कर दीजिए, एलिमिनेट दैट फंक्शनल डिपेंडेंसी. क्लियर बात? नेक्स्ट आ जाइए भाई साहब. अगर रिजल्ट अलग हुआ तो मतलब उसके होने का फर्क पड़ता है, और जिसके होने का फर्क पड़ता है उसको हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट में रखेंगे. क्लियर? आइए, तो अब यही टास्क हम लोग यहाँ पर करके देखते हैं. ये एग्जाम्पल आपके सामने है 8 में. क्लियर? चलिए देखिए, यहां तक बेटा क्लियर है? जल्दी बता दो तब आगे चलें. रिप्लाई कर दीजिए. यहां तक क्लियर है? हेलो,
आवाज आ रही है कि नहीं? हेलो हेलो हेलो। तो मैसेज तुम लोग के नहीं आ रहे क्या मेरे तक? अच्छा, नहीं किसी भी नेटवर्क में मैसेज नहीं आ रहा है तुम लोग का, ना मेरे पास ना कॉलेज के नेटवर्क पे। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन अगर हो तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं देख ले रहा हूँ। जैसे अनुग्रह ने कुछ पूछा है तो मैं उसे देख ले रहा हूँ कि क्या है। ओके, बट चेकिंग रन टाइम पर होगा या पहले से ही डिटरमाइन कर दिया जाएगा? मतलब तुम ऐसे समझो कि फंक्शनल डिपेंडेंसी का रन टाइम पे नहीं करेंगे, पहले ही करेंगे ना। पहले करके आपको एक सेट ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी दे दी गई, ऐसे समझो, और कहा गया अच्छा जरा सा इसको रिड्यूस करके बताओ कि ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट। तो ऑब्वियस सी बात है, टेबल लेवल बनाने के पहले ये काम हमको करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ गए? तो पहले ही करना पड़ेगा, रन टाइम पे नहीं करेंगे। ठीक। सर बट पहले से डिमांड कैसे करेंगे कि ये कॉलम में आपका ज्यादा टाइम लगेगा? कॉलम में ज्यादा टाइम लगेगा, ये बात नहीं समझ में आई मुझे। मतलब सर क्या आप पहले से चेक कैसे करेंगे कि ये वाला आदमी जैसे सी आपका फालतू बैठा हुआ, आप कंप्यूटेशन में हाँ टाइम ज्यादा ले रहा है या बी ले रहा है, हाँ 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 हाँ। इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे सर? हम ये चीज नहीं पता कर रहे हैं कि कंपटीशन में ज्यादा टाइम कौन ले रहा है, हम बस ये पता कर रहे हैं कि कौन सा आदमी फालतू बैठा है। भाई एक आदमी है, अगर उसके होने और उसके नहीं होने पे काम उतनी ही देर में हो रहा है तो मतलब क्या है कि वो आदमी फालतू है। हमारा मोटिव यहाँ पे यही पता करना है कि कौन सा आदमी फालतू है। क्लियर है? हेलो, क्लियर है बेटा? सर लेकिन समझ में नहीं आया कि आप कैसे पता करेंगे कि ये हम अरे पहले से हाँ, कैसे डिटरमाइन कि तो करेंगे कि ये बंदा फ्री है, ये पहले फालतू से बैठा हुआ है? नहीं, तो पहले से कहाँ डिटरमाइन कर रहे हैं? हम दो बार उसको टास्क दे रहे हैं ना। पहले एक बार टास्क दिए, देखिए कि हम 5 लोग कर रहे हैं, फिर हमको डाउट लगा सी पे, हम सी को हटा के हम कहा तुम काम मत छूना, बाकी के 4 लोग जरा करके दिखाओ। बाकी के 4 लोग भी 5 दिन में कर दिए, तो पता चल गया ना कि सी फालतू है। ओके सर। नहीं अभी नहीं समझ में आया तो बताओ, बाकी लोग नहीं बोल यस रहे सर, हैं तो नहीं अभी तो। आया सर। अरे वाह अरे यार सिंपल सी बात है ना, मैं कह रहा हूँ कि 5 लोगों की एक टीम है। 5 लोगों की टीम को पहले मैंने एक टास्क असाइन किया, मैंने कहा अच्छे से करके दो। 5 लोगों की टीम ने उसे 2 दिन में करके दे दिया। फिर मुझे उसमें से एक आदमी के ऊपर डाउट हुआ, मैंने कहा ये फालतू इसमें रहता है, इस ये काम नहीं कर रहा है शायद। तो मैंने फिर से सेम टास्क दिया उन लोगों को और कहा अच्छा अब जरा करके बताओ कितने दिन में तुमने कर लिया। तो उन्होंने फिर से 2 दिन में कर लिया। तो मतलब है कि जो जिसको मैंने हटा दिया वहां से, उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मतलब वो आदमी उस टीम में फालतू है। ये तो मतलब समझ में आ गई होगी बात। सर ये आ गया, सर तो हाँ, लेकिन फिर ये नहीं आया सर है सर कि कैसा टास्क से आप कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, कौन सा टास्क और कैसे, ये मेरा मतलब अरे सर। ये मैं एक जनरल उसकी बात कर रहा हूँ, पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ कि हम लोग एक ऑफिस में 5 लोग काम कर रहे हैं। तो 5 लोगों के ऑफिस में हम लोगों ने क्या किया, एक कोई काम दिया। ये तो एक मतलब बेसिक एग्जांपल है। इसके केस में हम लोग क्या करेंगे वो मैं अब आपको बताऊंगा। किसके केस में? डीबीएमएस के केस में। मतलब ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है, ये जो फंक्शनल डिपेंडेंसी दी है, इसमें से कौन सा तुम्हारा फालतू है ये पता करने के लिए एक अलग प्रोसीजर है। बट वो प्रोसीजर क्या है वो अभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यस सर, समझ गया सर। समझ गए? अच्छा हाँ, अंशुल तुम कुछ कहना चाह रहे थे, बोलो बेटा। अंशुल कुछ कहना चाह रहे हो? सर सर हाँ। जैसे इसका मतलब एक ही काम को जो है बार बार हम लोग कराएंगे? यस 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 यस, बिल्कुल सही आप बात समझ गए। सेम काम को हम लोग बार बार करेंगे। वो काम कोई इतना बड़ा नहीं है, छोटा सा काम है, तो उसको बार बार करके चेक कर लेंगे। देखो समझ में आ जाएगा। ठीक, ये तुम्हारे पास हेलो फंक्शनल डिपेंडेंस। यस। हेलो सर, ये तो पेपर वर्क होता है ना, मतलब रियल थोड़ी ना अप्लाई करके देखते हैं सर। हाँ, रियल अप्लाई करके जैसे टेबल भी बनाते हो तो पहले तो यही डिसाइड करते हो ना बेटा। नॉर्मलाइजेशन भी अगर जैसे आप करते हैं तो क्या करते हैं, पहले पेपर वर्क पे ही तो टेबल बनाते हैं कि हाँ देखो ये टेबल बनेगी, इंप्लीमेंट तो बाद में करते हैं। यस सर, वो कोड टाइम थोड़ी ना चेक कर रहे हैं, वो तो पहले ही चेक कर ले रहे हैं ना पेपर वर्क पे ही कि कौन सी डिपेंडेंसी सही है या नहीं है।
हाँ, तो वही हम भी बोल रहे हैं कि पहले हम लोग पेपर में वही चेक कर लेंगे कि कौन सी डिपेंडेंसी सही है, कौन सी नहीं है, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करेंगे कि हाँ देखो ये वही इतनी वही डिपेंडेंसी बन रही है। अच्छा, ओके सर। हाँ ठीक, चलो अब आ जाते हैं, सारा प्रॉब्लम आपका रिजॉल्व हो जाएगा, मैं समझ रहा हूँ क्या दिक्कत है। भाई वो एक जनरल पर्सपेक्टिव का एग्जांपल था, करेंगे कैसे। यहाँ पे टास्क असाइन करने का क्या मतलब है, यहाँ पे वो जो टास्क वहां असाइन कर रहे थे उसका मतलब यहाँ पे है कि हम लोग क्लोजर पता करेंगे। देखिए बहुत सुंदर सी बात है, क्या करेंगे, पहले एक बार जैसे ये मुझे चेक करना है कि एक्स टू डब्ल्यू, ध्यान से सुनना बेटा, एक्स टू डब्ल्यू ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, सुनिए ध्यान से। तो क्या करेंगे, एक बार हम लोग जैसे क्या करेंगे, एक्स का क्लोजर कंप्यूट करेंगे इस को रख के, मतलब इस पूरी फंक्शनल डिपेंडेंसी के साथ एक्स टू डब्ल्यू को रख के चेक करेंगे कि अब एक्स का क्या क्लोजर निकल रहा है। फिर क्या करेंगे, एक बार इनको हटा के चेक करेंगे, अगर दोनों का दोनों क्लोजर एक्स का सेम निकल रहा होगा, अगर दोनों क्लोजर सेम निकल रहा होगा तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये वाला आदमी यहाँ पर फालतू था। बोलिए भाई क्लियर है या नहीं, मेरी बात समझ में आई। देखो पहले तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, आपको ये फंक्शनल डिपेंडेंसी दी थी तो ब्रेक करने वाला बात तो बता ही दी है, इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। एक लिख लिए एक्स टू डब्ल्यू, एक लिए डब्ल्यू जेड टू एक्स, एक लिख लिए डब्ल्यू जेड टू वाई, एक लिख लिए वाई टू डब्ल्यू, वाई टू एक्स और वाई टू जेड। अब क्या करना है, जो एग्जाम्पल में बता रहा था वो एग्जाम्पल अब आप कोरिलेट कर पाएंगे कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले इन सब को रख के, वही जो पहले पांचों को रख के एक टास्क दिया, पांचों को कहा तुम अभी हो यहाँ पर, तो पांच नहीं, 1 2 3 4 5 6 6 हैं, 6 फंक्शनल डिपेंडेंसी हैं। और मैंने कहा कि अब 6 लोग ऐसा करो कि एक्स का क्लोजर पता करो, एक्स का क्लोजर पता किया गया। ठीक, किसका क्लोजर पता कर रहे हैं ये चीज देख लो, जिसके ऊपर शक है उसके लेफ्ट वाले का। एक्स का क्लोजर पता किया तो हमको 6 को लेके मिला जो क्लोजर, वो कुछ मिला। फिर अगली बार क्या करेंगे, इनको हटा के क्लोजर कंप्यूट करेंगे, और इनको हटा के अगर हमने क्लोजर कंप्यूट किया और अगर सेम क्लोजर मिल गया तो इसका मतलब ये फालतू डिपेंडेंसी यहाँ पर रखी है, इनको आप यहाँ से रिमूव कर दीजिए। बोलिए बात समझ में आई। तो देखिए क्या करने वाले हैं, छोटा सा एक एग्जाम्पल देख लो, नहीं आएगा तो फिर तुरंत में लौट के सारी बात कर। ठीक, तो ये 6 में कैसे डिकम्पोज कर लिए ये तो आपको पता ही होगा। डिकम्पोजिशन रूल था आर्मस्ट्रांग में कि अगर y डिटरमाइन कर रहा है w x z को तो हम इसको y w y x और y z लिख सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट आइए देखिए, आपसे मैंने कहा कि सबसे पहले इसको जैसे 1 2 3 4 5 6 है तो बारी बारी चेक करते हैं। सबसे पहले w x टू w के लिए हम चेक कर रहे हैं, आइए इसको रख के चेक करते हैं। तो x टू w क्या है, x का क्लोजर पता कर रहे हैं। x का क्लोजर क्या आएगा, पहले तो x आ जाएगा और x से कहां जा सकते हैं, हाँ तो हमने बस इसको देखा तो w पे जा सकते हैं। तो पहली वाली डिपेंडेंसी को रख के x का क्लोजर हम क्या मिला, xw। बोलिए भाई बात क्लियर है, xw मिल गया। अब इसको जरा हटा के चेक करें, देखिए कंसीडर, वही बात लिखी है यहाँ पर, सब कुछ लिखा हुआ है, इग्नोरिंग x टू w। अब ये नहीं है, यही समझ लो यहाँ पर है ही नहीं, इसको मैं रेड कर दे रहा हूँ। अगली बार हम लोग वही c को कंपनी से बाहर निकाल के फिर टास्क दिए और देखते हैं कि x का क्लोजर क्या हुआ। तो x अगर ये नहीं है तो x का क्लोजर में केवल और केवल x आएगा। मतलब फर्क पड़ा, कैसे पड़ा, पहले क्लोजर मिल रहा था x और w और अब क्लोजर क्या मिल रहा है, केवल और केवल x। तो यानी फर्क पड़ा, मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको हमें बाहर नहीं करना है। एक और एग्जांपल बताऊंगा उसके बाद आप लोग अपना डाउट बारी बारी से माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट, ये भाई साहब हमारे क्लियर हो गए। अब आती है बारी इनकी, तो चलो जिनको चेक कर रहे हैं उनको संदेह के घेरे में रखते हैं और इनका कलर कर देते हैं येलो। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको रख के चेक करना पड़ेगा। रख के चेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए WZ का हम क्लोजर निकाल रहे हैं। एज आई टोल्ड यू वी विल कंप्यूट द क्लोजर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी व्हिच वी आर गोइंग टू इवैल्यूएट। सो WZ का क्या हुआ, W और Z रख दिया। अब देखें WZ से कहीं पहुंच पा रहे हैं, WZ से Y पहुंच पा रहे हैं, Y आ गया। Y से X पहुंच पा रहे हैं तो X रख दिया। सो वी आर हैविंग विद द क्लोजर ऑफ WZ as W X Y and Z before ignoring that particular functional dependency. Again we are going to compute that WZ विदाउट कंसिडरिंग दिस WZ to X। अब क्लोजर कंप्यूट करें WZ का, इसको हटा के। तो इसको चलो हटाने के केस में ये मैंने लाल कर दे रहा हूं, इसको रेड, ताकि आप समझ सकें। अच्छा ऐसा वाला रेड नहीं करते हैं, ऐसा वाला रेड करते हैं। ठीक, अब जरा कंप्यूट करो तो देखो ये है, ये है, ये है और ये 5 लोग हैं। बात को ध्यान से सुनिएगा। सो WZ के केस में, WZ को हटाने के केस में अगर हम WZ का क्लोजर पता करते हैं तो WZ तो आ ही जाएगा। WZ से Y निकल सकता है, Y आ गया, और Y से X निकल सकता है। तो वी आर गेटिंग द सेम
same closure of WZ, either we consider this WZ to X or we ignore this WZ to X. चाहे तो इसको आप रख के कंप्यूट करिए या इसको हटा के कंप्यूट करिए, in the both case we will get same closure of WZ. So what we can say कि ये आदमी यहाँ पर फालतू है. अब जल्दी से रिप्लाई करके बताओ कि ये बात समझ में आई कि नहीं. The same process we will compute further. आगे हम लोग करते जाएंगे और हम लोग लास्ट रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे. जल्दी से बताइए ये बात समझ में आई या नहीं आई. आई एम वेटिंग फॉर द रिप्लाईज. आई माइक ऑन करके व्हाट्सएप पे या मैसेज भी आप कर पाएंगे. सर बोलो बोलो जो अगर ऑर्डर ऑफ रिडक्शन हम चेंज करने तो मिनिमल सेट जो होगा सर वो भी इफेक्ट होगा. तो जैसे हम ऑर्डर ऑफ रिडक्शन कर रहे हैं, जैसे y का अगर हम x को इग्नोर करें, z को इग्नोर करें, फिर w को इग्नोर करें. जुम्मा बहुत बहुत आवाज गड़बड़ हो गई, कुछ समझ में नहीं आया. फिर हेलो. अगर हम ऑर्डर ऑफ रिडक्शन कर दें. हाँ. यस सर. ऑर्डर चेंज कर देंगे तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा. अगर WZ to Y तो पहले कंप्यूट करते और W हाँ दैट कैन बी वेरी. ऑर्डर मैटर्स हियर. ऑर्डर यहाँ पर मैटर करेगा कि पहले तुम किस आदमी को चेक कर रहे हो कि फालतू है, इस बात से मैटर करेगा. जो इरिड्यूसिबल आएगा उसमें ये बात मैटर करेगी. ठीक है. तो सर हम इफेक्टिव रिजल्ट मतलब कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि हमें इफेक्टिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ऑर्डर रिडक्शन हाँ मैं बता रहा हूँ. तो चेंज हो जाए. रिजल्ट चेंज होने का मतलब ये है ना, रिजल्ट चेंज होने का मतलब ये है कि दो रिजल्ट हो सकता है. जैसे मैं बोलूंगी एक टीम में कम से कम कितने लोग हो सकते हैं, तो एक टीम में अगर मैं देख रहा हूँ कि टास्क करने के कितने लोग हो सकते हैं, तो मैंने कहा एक टीम हो सकती है ABC की, एक टीम हो सकती है BCD की. तो ये तरीका है कि आप पहले किसको बाहर करके फिर उसका पोटेंशियल चेक कर रहे हैं. तो एक टीम आपकी ABC हो गई, आपने जब उस केस में D को पहले हटा के चेक किया था. एक टीम आपकी BCD हो गई जिसमें आपने A को हटा के चेक किया था. बात समझ रहे हैं? जिसमें आप मतलब दोनों आपकी टीमें ये बोल रहे हैं कि ये मिनिमल है, इससे कम नहीं हो सकता. बट देयर कुड बी टू रिजल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर यू आर गोइंग टू डिसाइड. दो रिजल्ट हो सकते हैं. और किसी का कोई डाउट जल्दी बताइए. कोई बात नहीं है, डिस्कस करिए प्लीज. व्हाट्सएप पे किसी ने पूछा सर एक बार ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज दीजिए, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया. कौन है ये? नॉट गेटिंग हु इज दिस. अरीब अहमद है क्या? अहमद. किसी का कोई डाउट बेटा? हेलो, एम आई ऑडिबल? यस. हाँ जल्दी बताएं. किसी का कोई डाउट? मैसेज आने लग गया. क्लियर? देखो ये आया सर. एक से ज्यादा फंक्शनल क्या पूछा है? जयेश ने पूछा है सर एक से ज्यादा फंक्शनल डिपेंडेंसी रिमूव हो सकती है. बिल्कुल हो सकती है. अरे भाई अब टीम में मान लो एक ही आदमी काम कर रहा हो तो बारी बारी चेक करेंगे. एक को हटा के चेक करेंगे, फिर बचे, फिर 4 में फिर एक को हटा के चेक करेंगे, फिर 3 लोग बचे. तो पता चला लास्ट में एक ही आदमी काम कर रहा है, बाकी 4 के तो फालतू बैठे हैं वहां पे. तो आगे चले हम लोग. अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो, अदरवाइज हम लोग आगे चले. मैसेज आ रहा है, आप रिप्लाई कर सकते हैं. करके देखो. 35 वाला मैसेज अब आया. क्या ऑडियो भी ऑन नहीं हो रहा है? अनुग्रह ऑन करके बताओ. क्लियर है सर, आ रहा है सर. क्लियर है? अच्छा तो मैसेज करो जरा, देखिए मैसेज आ रहा है. हाँ तो रहा. सर मिनिमल सेट वाला क्लियर नहीं है. मिनिमल सेट वाला क्लियर नहीं है? अरे बस मैं तुमसे ये कह रहा हूँ अभी के लिए इतना समझ लो. क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे तो तुम्हें ये चीज दिखेगा. सर जितनी फंक्शनल डिपेंडेंसी है सबके लिए चेक करेंगे. यस, जितनी फंक्शनल डिपेंडेंसी है सबके लिए चेक करेंगे. और अगर आपने ऑर्डर चेंज
बोलो बोलो। अच्छा, तो आपकी बात का जवाब ये है जो रिडक्शन अगर हम करेंगे क्वेश्चन तो हम तो अपने अकॉर्डिंग करेंगे ना, मतलब हम एग्जामिनर के माइंड को तो रीड नहीं करने जा रहे, तो हमारा आंसर वेरी कर सकता है। आंसर बिल्कुल वेरी कर सकता है, अगर तुम ऑर्डर चेंज कर दोगे तो आंसर वेरी कर जाएगा। बात और जो भी तुमको आंसर दिया जाएगा वो उसका एक प्रोबेबल आंसर है, मतलब ऐसा नहीं है कि कई सारे बहुत सारे बनेंगे, हाँ 2 4 10 बन सकते हैं, तो वो उसमें से एक प्रोबेबल आंसर होगा। जाहिर सी बात है ना, हम लोग कह रहे हैं 5 लोगों की टीम में कौन 3 लोग बहुत जरूरी है, तो अगर उसका पोटेंशियल 3 लोग का है तो वो एबीसी भी हो सकता है, बीसीडी भी हो सकता है, सीडीए भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ये हमको ऑर्डर डिसाइड करने पर ये बात डिसाइड होगी कि पहले आपने एक को हटा के चेक कर लिया, पहले पता चल गया ये फालतू था। ठीक, चलिए क्वेश्चन अभी सॉल्व करोगे आप, एक आध करोगे तो आपको खुद आइडिया पता चल जाएगा। ठीक, चलो तो यहाँ पर ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है मेरे पास, इसको मैं एक क्या करता हूँ कॉपी कर लेता हूँ और एक और वर्ड की फाइल ले लेता हूँ। चलो ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि आपको पैरेलल दिखता रहे फंक्शनल डिपेंडेंसी। ठीक, चलिए तो यहां तक हम लोगों ने कंप्यूट कर लिया, कहां तक, डब्ल्यू जेड तक। अगेन आगे आइए, अगेन आगे हम लोग आए तो थर्ड डिपेंडेंसी विच इज डब्ल्यू जेड टू वाई। तो डब्ल्यू जेड टू वाई को अगर आप कंसीडर करें, नेक्स्ट देखिए सॉल्व किया गया है, डब्ल्यू जेड वाई को अगर आप कंसीडर करके पहले अगर आप कंप्यूट करते हैं। अच्छा एक चीज और ध्यान से समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज होना नहीं इस बात में। मैं आपसे ये कह रहा हूं जैसे अब एक आदमी अगर फालतू हो गया, एक अगर हमारी डिपेंडेंसी फालतू हो गई, तो ऐसा नहीं करोगे कि डब्ल्यू जेड टू वाई तुम कंप्यूट करने लगे तो इनको फिर से रख दोगे, ऐसा नहीं करेंगे। मतलब 5 की टीम से 4 हो गई है टीम, तो अभी आगे भी अगर चेक करना है, आगे भी अगर चेक करना है कि क्या अभी और रिड्यूस हो सकता है, तो 5वें को फिर से रख के नहीं चेक करेंगे, फिर तो अगेन कोई हमको एक आदमी फालतू मिल जाएगा, ये काम नहीं करना। अब 4 से ये चेक करना है कि क्या 3 की टीम में काम हो सकता है, तो जिसको बाहर निकाल दिए हैं अब उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। मेरी बात आप समझिए, अगर ये फालतू हैं तो इनको बाहर निकालने के बाद कंसीडर फिर से नहीं किया जाएगा, तो इनको हम लोग क्या करते हैं, यहां से डिलीट। समझ के बात को? अब इनको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब नेक्स्ट वाला कंसीडर कर रहे हैं विच इज डब्ल्यू जेड टू वाई। डब्ल्यू जेड टू वाई के केस में हम लोग जरा कंप्यूट करें, तो डब्ल्यू जेड टू वाई के केस में अगर डब्ल्यू जेड का क्लोजर कंप्यूट किया तो डब्ल्यू से जेड से डब्ल्यू जेड मिल गया, और डब्ल्यू जेड मिल गया, और डब्ल्यू जेड से वाई मिल जा रहा है, और वाई से क्या मिल रहा है, एक्स भी मिल जा रहा है। तो देखो इसके क्लोजर में ये आ गया डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब इसको जरा हटा के कंप्यूट करो, इसको मैंने हटा के कंप्यूट किया, लेट अस सपोज कि ये नहीं है, मान लिया ऐसा कि नहीं है, हटा ही दिया इसको मैंने, अभी रेड कर रहा था, रेड करने में अभी ओपन करना पड़ेगा फॉन्ट में शायद हो, चलो हाँ है, तो मैं ये ऐसा कंसीडर कर रहा हूं कि ये हमारे पास यहाँ पर नहीं है। तो अगर फिर से मैंने डब्ल्यू जेड का क्लोजर कंप्यूट किया तो क्या मिला, डब्ल्यू जेड ये है ही नहीं यहाँ पर, तो वाई तक पहुंच ही नहीं सकते, और जब वाई तक नहीं पहुंच सकते तो आगे किसी पे नहीं पहुंच सकते। मतलब इनको हटाने से फर्क पड़ रहा है, पहले आपको क्लोजर ये मिल रहा था, अब आपको क्लोजर ये मिल रहा है, तो इनको हटाने से हमें फर्क पड़ रहा है, इसलिए ये भी हमारे क्या होंगे, इसेंशियल। तो अगेन इसको मैं इसका कलर ग्रीन कर दे रहा हूँ। बोलिए भाई बात समझ में आई या नहीं? मैसेज करा किसी ने? सर जितनी फंक्शनल डिपेंडेंसी वाई जेड के केस में डब्ल्यू यूज करेंगे, देव जी आंसर शायद मैंने कर दिया है, आंसर कर दिया ना, कि उसको हटा दिया हमने, बता दिया ना, क्लियर है बेटा? जो आदमी हट गया है वो हट गया, आप उसको दोबारा लाके चेक करेंगे फिर तो कर ही नहीं पाएंगे, फिर तो वो हमको पता चलेगा कि अब ये वाला फालतू है, एक एक करके फालतू हटाते जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, अब किसको चेक करना है, इसको,
फिर से इसको कलर येलो कर दे रहे हैं। कलर वलर तुम लोग को नहीं करना है, वो तो समझ ही रहे होगे, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आता रहे। सो अगेन वी आर चेकिंग व्हाट y टू w। अब y टू w को पहले रख के y का क्लोजर कंप्यूट करो। तो y का क्लोजर कंप्यूट किया गया तो क्या मिला, y से मिलेगा w, y से मिलेगा x और y से मिलेगा z, तो और y से y तो खुद मिलेगा ही, तो w x y और z ये मिल गया किसका क्लोजर हमें, y का। बोलिए भाई साहब एकदम क्लियर बात है। नाउ इफ वी इग्नोर द y, अगर y को हम लोग इग्नोर करें तो इसको मैं अब रेड बना के कर रहा हूँ। चलो देखो जरा सा, इसको मैं रेड बना के कर रहा हूँ ताकि पता चले कि अब इसको हम लोग को कंसीडर नहीं करना है। तो y के क्लोजर में क्या आ जाएगा, y, और y से मिल जाएगा x और y से मिल जाएगा z, तो x y z मिल गया। और यहाँ पे ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी, सेकंड वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमें क्या मिल रहा है, सेकंड वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी से हमें मिल रहा है कि w x z टू y, तो वो भी हमको मिल ही चुका है। तो आई थिंक w x y z चार के चारों में फंक्शनल डिपेंडेंसी फिर से वही मिल गई, फिर से वही मिल गई, मतलब सेम मिल जा रहा है। तुम्हारे होने या ना होने का कोई फर्क नहीं है जिंदगी में। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, इसको उठा के हम लोग यहाँ से हटा देंगे, मतलब ये हमारे लिए फालतू, तो इसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। ये हो गया। बोलिए भाई सब बात सही है, ठीक। अगेन अब किसको कंप्यूट करना है, अब कंप्यूट करना है y टू x को। किसी को डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, यहाँ कर सकते हो या बता सकते हो। ऐसा मैं देख लूं क्या किसी ने मैसेज किया है। हाँ, आई थिंक देव आंसर मिल गया होगा। ये जितने लोगों ने मैसेज किया है मैं एक बार देख ले रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भी किया है, किसने किया है, अंशुल ने। अंशुल क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है क्या, माइक ऑन करो जल्दी बताओ। चले आगे। यस सर, आवाज चली गई मेरी। हेलो, इज दिस क्लियर? यस सर। आगे हम लोग कंप्यूट करते हैं। ओके, कहाँ थे, यहाँ थे। अब हमारे पास बचा y टू x। तो y टू x के केस में मैंने आपको क्या बताया, जैसे बताया उसी तरह कंप्यूट कर लो। चलो इनका कलर येलो कर लिए। क्यों येलो कर लिए, ताकि हम लोग कंप्यूट कर सकें। आइए, तो येलो करने पे मतलब बस बात यह है कि खतरे की घड़ी इनकी है। इनको जरा चेक करें। तो y को प्लस कर लिए, w x टू y z कंप्यूट कर पाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर y से x मिला, y से z मिला, और x और z मिल के y दे रहे हैं, x से w मिल रहा है। तो क्या मतलब हुआ, हमको y को रख के, y को यहाँ पर इस वाले को रख के हम जब ने क्लोजर कंप्यूट किया तो ये मिला। अब जरा इसको हटा के क्लोजर कंप्यूट करो। इसको हटा के क्लोजर कंप्यूट करेंगे तो देखिएगा हमें रिजल्ट अलग मिलेगा। y से हमें केवल मिलेगा z, y खुद मिल गया, और x नहीं मिल पा रहा। x नहीं मिल पा रहा तो w भी नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि रिजल्ट हमारा चेंज हो गया। तो इसको हमने क्या किया, इसको भी हमने हटा दिया, मतलब सॉरी, इसको भी हमने रख लिया। नेक्स्ट लास्ट कौन बच रहा है, लास्ट बच रहे हैं y टू z। और y टू z के केस में पहले इसको रख के कंप्यूट करेंगे। रख के कंप्यूट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये देखिए, y टू z के केस में x, w x y और z, w x y और z ये चार के चार मिल रहे हैं। और इसको जब आप हटा कंप्यूट कर रहे हो तो y टू x मिला, x से w मिला, और w z टू y मिला। तो यहाँ पर इसको हटाने पर, इसको अगर आप हटा के कंप्यूट करोगे तो आपको z नहीं मिलेगा, क्योंकि z तक पहुंचने का केवल एक ही तरीका है। ठीक है, ये तो तुम लोग कर सकते हो, इसमें कुछ इतना डिस्कस करने वाली बात नहीं। इसको हटा के कंप्यूट जब करोगे तुम खुद देख रहे हो, y से क्या मिला, y से y मिला, y से और क्या मिला, x मिला, x से क्या मिला, w मिला, बट z मिल ही नहीं रहा। तो मतलब अगर इस रिजल्ट चेंज हो रहा है तो ये भी हमारे लिए क्या है, इसेंशियल है। क्लियर है बात। तो यहाँ पर कहाँ हम लोग पहुंच गए, हम लोग इस बात पे पहुंच गए कि ये चार हमारे इसेंशियल हुए। कौन कौन, ये चारों हमारे इसेंशियल हुए। देखिए यहाँ तक हम बात पहुंच गए। अब इसमें थोड़ा सा काम और बचा है। यहाँ तक तो हम लोग पहुंच गए, अब इसमें छोटा सा काम और बचा है। वो ये कि देखो बाकी सब तो सिंगल डिटरमाइन कर रहा है, मतलब x w को कर रहा है, y x को कर रहा है, y z को कर रहा है। बट यहाँ पर अगर आप देखिए तो w z किसको कर रहा है, y को कर रहा है। तो हमको ये चेक बस एक चीज और करनी है कि क्या अकेले w
या अकेले z y को डिटरमाइन कर सकता है? अगर कर सकता है तो दूसरा वाला यहाँ पर फालतू है, तो उस फालतू वाले को भी हमें हटाना पड़ेगा। मतलब पहले पूरा का पूरा प्रोसेस राइट हैंड साइड के लिए किया गया, अब वही प्रोसेस आपका किसके लिए किया जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड के लिए। तो 1 मिनट है हमारे पास, आपको अगर समझ में आ गया हो तो हम लोग आगे डिस्कस कर सकते हैं। क्या बस 1 मिनट है, जल्दी बताओ, डिस्कस कर लें? क्या करेंगे या छोड़ दें? मैं बता देता हूं, नहीं आएगा तो अगले टाइम पे फिर से वहीं से शुरू कर लेंगे, ठीक है? देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि बाकी इसको छोड़ के बाकी की जितनी डिपेंडेंसी है वो क्या है? सिंगल है। लेफ्ट हैंड साइड पे सिंगल है, x है, y है और यहाँ पर y है, बट यहाँ पर yz है, सॉरी wz है। तो हमें क्या करना है? हमें कंप्यूट ये करना है कि क्या अकेला w या अकेला z सफिशियंट है। तो आप क्या करो, आप इस केस में wz का क्लोजर कंप्यूट करोगे, अलग से W का करोगे, अलग से Z का करोगे। बात को बेटा ध्यान से समझना, अलग से W का करोगे Z को हटा के, और एक बार Z का करोगे W को हटा के, और क्या करोगे? WZ का साथ में क्लोजर करोगे। मुझे पता है ये बात तुम लोग को नहीं समझ में आ रही होगी, हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो। एक बार WZ का क्लोजर कंप्यूट कर लिया, और एक बार क्या किया, यहां से समझ लिया कि जैसे Z नहीं है तब W का क्लोजर कंप्यूट कर लिया, एक बार यहाँ पे Z को रख के W हटा के उसका क्लोजर कंप्यूट कर लिया। 3 लोगों को क्लोजर कंप्यूट कर लिया। अगर 2 का कोई मैच हो जाता, जैसे WZ का W से मैच हो जाता, तो क्या बोल देते? Z फालतू है। बट यहाँ पे दोनों, ये जो दोनों क्लोजर हम लोगों ने कंप्यूट किए हैं, ये WZ से मैच नहीं हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा WZ दोनों एसेंशियल है। तो लास्ट में जो रिड्यूस हो गया हमारा फॉर्म, वो यही आएगा। क्लियर है बात? चले बेटा, क्लियर है? रिप्लाई करो जल्दी से, क्लियर है? लास्ट वाली बात नहीं समझ में आई हो तो कोई बात नहीं है, बाकी तो क्लियर हो गया होगा। रिप्लाई नहीं आ रहे हैं यार तुम लोग के। हेलो, व्हाट्सएप पे कर दो मैसेज। ओके चलो ठीक है, क्लियर है तो फिर अच्छी बात है। क्लास यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट टाइम पे फिर डिस्कस करेंगे आगे की बात, ठीक।